जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मैथ्स बाय कॉम्पिनिक एसएससी। ये हमारी तीसरी क्लास है और आज के क्लास में हम परसेंटेज के ये सारे टाइप्स करने वाले हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन बेस्ड, फिर सैलरी बेस्ड और फिर पास एंड फेल वाले क्वेश्चंस। पॉपुलेशन बेस्ड और सैलरी बेस्ड जो क्वेश्चन है ये सारे सक्सेसिव पर ही बेस्ड है। तो सक्सेसिव जो मैंने पिछले क्लास में करवाया था उसी से ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसकी थ्योरी मैं नहीं बताने वाला। और पास एंड फेल वाले जो क्वेश्चन है इसकी थ्योरी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर कर दूंगा। तो इसकी थ्योरी भी मैं अलग से नहीं बताने वाला, वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज की क्लास हम स्टार्ट ही करेंगे क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 16% ड्यू टू माइग्रेशन टू ए बिग सिटी फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज्ड बाय 21% एज देयर आर बेटर फैसिलिटीज फॉर जॉब्स। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो आप देख सकते हैं पहले कुछ परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, फिर कुछ परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक बार डिक्रीज और एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ सक्सेसिव लग रहा है। तो इसका अलग से कुछ थ्योरी नहीं है, सक्सेसिव मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने वो पूरा एकदम क्लियर तरीके से आपको बता दिया है। तो यह सक्सेसिव लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं -16 + 21। और मैंने एक बात और आपको बताया कि सक्सेसिव में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले इंक्रीज और डिक्रीज हो या फिर पहले डिक्रीज फिर बाद में इंक्रीज, तो वो मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ -16 + 21 ऐसे करके कर लो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो आप 21 पहले प्लस ले लो, -16 ले लो, अब प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर 21 × 16 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 21 - 16 5 आएगा, फिर माइनस, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दो बटा 100। तो ये आएगा 3.36। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1.64। प्लस आया है तो मतलब इंक्रीज आएगा, तो डिक्रीज तो मेरा होगा ही नहीं आंसर। तो इंक्रीज बाई 2.54% ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 1.64%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आप फ्रैक्शन से करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि 16% का फ्रैक्शन ये तो हो जाएगा। 4% 1/25 होता है, तो 16% 4/25 हो जाएगा। लेकिन 21% का ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है, आपको 100/21 ही लिखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला से ही करना है। तो कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला से आसान पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन फ्रैक्शन से आसान पड़ेगा, या आपको डिसीजन आपको खुद बनाना है, वो धीरे धीरे आएगा। During the first year, the population of a town increased by 12%. The next year, due to some contagious disease, it decreased by 8%. At the end of the second year, the population was 64,400. Find the population of the town at beginning of the first year. तो हमें पहले का पॉपुलेशन पूछा है, हमें 2 साल बाद का पॉपुलेशन दिया गया है, यहाँ पे पहले का पॉपुलेशन पूछा है। तो हम मान लेंगे पहले का पॉपुलेशन x है। ठीक है, ये भी सक्सेसिव से हम करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। पहले का पॉपुलेशन हम x मान लेंगे। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 12%। तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, 12% 3 गुना मतलब 3/25। इसका मतलब 25 से क्या हो जाएगा 28। तो 28/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिजीज इट डिक्रीज बाई 8%। 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4% 1/25, 8% 2/25। मतलब 25 से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, मतलब 23/25 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हुआ है 64,400। अब आप इसे काट लो 28 से, ये 2 बार 56, फिर 8 84, 28 3 84 00। तो ये मेरा 23 से पूरा जा रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 625 और 20। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब मेथड 2 इसका क्या है, फ्रैक्शन। इसको आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, ये फ्रैक्शन से हो जाएगा। फर्स्ट ईयर मेरा इंक्रीज हो रहा है 12% से, मतलब 25 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है 8% से, डिक्रीज हो रहा है मतलब 25 से 2 कम होगा, 25 से 23 होगा। ठीक है, 25 से 23 होगा, तो ये आएगा 625। और ये है मेरा 28 × 23। अब ऐसे ही रख लो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या है 64,400 इसका वैल्यू है, 28 × 23 का वैल्यू है। और किसका वैल्यू हमें चाहिए 625 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 28 से ये जाएगा 2 बार,
फिर 3 बार 0 0, 23 से ये जाएगा, और फिर आंसर तो बदलने नहीं वाला, आंसर सेम ही आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मेथड 2। तो आप कैसे भी कर लो, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला वो सही अप्रोच है, वो कम टाइम में हो जाएगा। A city's population grows by 10% in the first year, 20% in the second year, and 10% in the third year. If the population after 3 years is 871,200, then what was the original population 3 years ago? तो ये भी सेम है, 3 साल बाद का पॉपुलेशन आपको दे दिया गया है और 3 साल पहले का पॉपुलेशन पूछा गया है। तो इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहले 10 और 10 का लगा लेते हैं, फिर 20 को हम फिर से लगा लेंगे। तो 10 और 10 का 10 + 10 × 10 / 100, तो ये 0 0 0 0, तो ये 21% आ जाएगा। अब 21 और 20 में फिर से लगाना होगा, तो 21 + 20 + 21 × 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 41 प्लस ये आएगा 4.2, तो 45.2। अब ये परसेंटेज प्लस आ रहा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो मेरा पहला ओरिजिनल परसेंटेज क्या होता है? 100%। कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो मेरा पहला पॉपुलेशन कितना था? 100% था। अब 45.2% बढ़ गया है। अब अगर मेरा पहले का पॉपुलेशन 100% था और वो 45.2% से इंक्रीज हो गया है, तो मेरा अभी का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? मेरा अभी का पॉपुलेशन, मैं 100 में ये जोड़ दूंगा, तो मेरा अभी का पॉपुलेशन हो जाएगा 145.2%। इसका वैल्यू मुझे दे दिया गया है 871,200। तो जिसका वैल्यू दिया जाए वो लिखो बटे में, हमेशा याद रखना। तो 871,200 किसका वैल्यू है? 145.2 का वैल्यू है। और हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 100% का। ओरिजिनल जो 100% ओरिजिनल पहले 3 साल पहले का था, उसका वैल्यू हमें चाहिए। 100% हमेशा ओरिजिनल का वैल्यू होता है। तो 0 से, मतलब पॉइंट से इधर एक 0 आ जाएगा। अब ये 6 से पूरा कट रहा है, तो 6 से अगर ये जाएगा तो ये 2 0 तो है ही, और 3 0 और लग जाएगा। तो ये मेरा पहले का पॉपुलेशन, मतलब 100% का वैल्यू मेरा निकल गया। और 100% क्या होता है? 100% सबसे इनिशियल वैल्यू होता है, मतलब ओरिजिनल जो होता है वो 100% होता है। तो 3 साल पहले का पॉपुलेशन क्या था? 100%। तो 100% का वैल्यू मुझे मिल गया 6 लाख। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फिर से फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। वो मेथड 2 क्या हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। और इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। तो इधर हम लिखेंगे इनिशियल, इधर हम लिखेंगे फाइनल। 10% से इंक्रीज हुआ, मतलब 10 से 11 हो गया। फिर 20%, मतलब 5 से 6 हो गया। फिर 10%, मतलब 10 से 11 हो गया। अब कुछ काट रहा है तो काट दो। जैसे ये 5 बार जा रहा है 2 से, ये 3 बार जा रहा है, तो ये 250 और ये 363 ऐसा आ रहा है। तो हमें 363 का वैल्यू दिया गया है, मतलब फाइनल का वैल्यू दिया गया है, मतलब 871,200, ये 363 का वैल्यू है। हमें चाहिए किसका? 250 का वैल्यू चाहिए। तो आप डायरेक्ट किससे काट सकते हो? आप इसको पहले 3 से काट दो, तो ये 121 आएगा। और 3 से ये काटोगे तो 2 बार ये आएगा। अब 121 से डायरेक्ट आप काट सकते हो क्या? 2 बार जाएगा तो ये 242, और 48 आएगा, 484, मतलब 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो ये 2 0 आएगा। तो अब 25 से गुना कर दो, 3 0 तो पहले ही है। 25 से गुना करोगे तो 100 का 0 कैरी 10, 25 से 2 बार 50 और 60, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर 6 लाख आएगा। आउट ऑफ अर्थ अब ये सैलरी वाले क्वेश्चन आ गए। पॉपुलेशन का और एक टाइप बनता है, वो हम मिसलेनियस जब करेंगे वहाँ करेंगे। पॉपुलेशन का अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक टाइप है। पॉपुलेशन का एक दूसरा टाइप भी बनता है, वो हम मिसलेनियस जब करेंगे तब करेंगे। अब ये सैलरी वाले क्वेश्चंस सब स्टार्ट हो गए हैं। तो आउट ऑफ अ टोटल मंथली इनकम ए वुमन स्पेंड्स 50% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड 20% ऑन सेविंग्स, द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर इनकम इज स्पेंट ऑन दिस अदर आइटम्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अगर मैं वुमेन का टोटल इनकम 100 मान लूँ, तो 100 का 50% 50 होता है। तो ये वो हाउस होल्ड पे खर्च कर रही है, और सेविंग वो कर रही है 20%। 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये वो सेविंग कर रही है। तो अगर मैं 50 और 20 को जोड़ दूँ तो ये होगा 70। तो ये अगर मैं अलग कर दूँ
तो बाकी 100 में से 70 अगर मैं घटा दूं, जो 30 बच जाएगा वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो हमसे यही पूछा है, द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स, व्हाट परसेंट ऑफ आवर इनकम इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। तो 100 में से अगर मैं 70 घटा दूं तो 30 जो है वो अदर आइटम्स पे सेंड हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। 30 जो है वो अदर आइटम्स पे स्पेंड हो रहा है, राइट। अब बोला गया है ये उसका इनकम का कितना परसेंट है। तो 30 हमने 100 माना है, 100 का कितना परसेंट है, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, ये 30% हो जाएगा। और वैसे भी हम देख सकते हैं, और वैसे भी हम देख सकते हैं क्योंकि हमने इनकम 100 माना है, तो 30 जो निकलेगा 100 में ही निकलेगा, तो डायरेक्ट ये 30% होगा, हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मेथड टू नहीं, ये बस सोचने का तरीका है, कैसे हम इसको फास्ट सोच सकते हैं। हम टोटल में से देख रहे हैं, तो 50% हाउस होल्ड पे खर्च कर रही है और 20% वो सेव कर रही है, तो टोटल कितना होगा, 50 और 20 70, तो बच कितना गया, 30। बस टोटल अगर 100% उसकी इनकम है, 50% हाउस होल्ड पे खर्च कर रही है, 20% उसका सेविंग है, तो 70 तो इधर हो गया, तो बचा कितना, 30, वही अदर पे खर्च कर, मतलब वही रिमेनिंग बच गया होगा, तो वही स्पेंट ऑन अदर्स होगी, तो 30%, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बस। A man spends 20% of his salary on rent, 30% on groceries and 40% on other expenses. तो 20, 30 और 40 कितना हो गया, 70 और 20, 90। ये तो वो खर्च कर रही है, मतलब स्पेंड कर रही है। इफ ही सेव्स रुपीज 90,000, तो 100 अगर उनका इनकम होगा, वो स्पेंड कर रही है 90%, मतलब 90, 100 में से 90 घटा दोगे तो सेव कितना कर रही है, 10। सेव कितना कर रही है, 10। तो इफ ही सेव्स रुपीज 90,000, मतलब 90,000 किसका वैल्यू है, 90,000 10 का वैल्यू है, 10% का वैल्यू है। तो व्हाट इज इज सैलरी, सैलरी कितना माना है हमने, 100, सैलरी हमेशा 100। फिर से समझाता हूँ, 100% अगर उसका इनकम है, 20%, 30% और 40, कितना हो गया, 90%। 90% तो खर्च कर दे रही है, तो बचा कितना रही है, 10%। 10% बचा रही है, तो 10 वैल्यू है 90,000 की, 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 9 लाख मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रंजीत स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 15% ऑफ द रिमेनिंग, ये कीवर्ड होता है ये सब। ये इधर क्या बोला गया है, रिमेनिंग, मतलब इधर जो बचा हुआ है उसमें से खर्च कर रहा है, तो इधर सक्सेसिव लगेगा। सैलरी ऑन क्लॉथ्स 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन रेंट, रिमेनिंग सैलरी मतलब ये खर्च होने के बाद जो बचा उसमें से रेंट पे खर्च कर रही है, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फ्यूल। तो इधर हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, इधर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन करेंगे। ऑन फ्यूल एंड स्टील सेव्स एन अमाउंट ऑफ ₹5355, व्हाट इज रंजीत मंथली सैलरी। तो यहाँ हम वैसे जोड़ नहीं सकते, या टोटल का खर्च नहीं हो रहा है, टोटल में से अगर खर्च हो रहा है, जैसे यहाँ पे टोटल में से खर्च हो रहा था, तो हम जोड़ रहे थे 20 को, 30 को, 40 को जोड़ के हम 70, मतलब 90 कर रहे थे। इधर हम 50 को और 20 को जोड़ के 70 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ के 100 में से घटा नहीं सकते, क्योंकि ये है रिमेनिंग का, तो यहाँ सक्सेसिव लगेगा। तो मंथली सैलरी हम रंजीत का क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो उसमें से 30% वो फूड पे खर्च कर रही है, तो हम इधर काम करेंगे बचे हुए सैलरी पे, काम हम किस में करेंगे, बचे हुए सैलरी पे। 30% अगर फूड पे खर्च कर रही है, खर्च कर दे रहा है रंजीत, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो फूड पे अगर 30% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 30% मतलब 3/10। 10 में से 3 खर्च कर दे रहा है, मतलब 7 बचा रहा है, तो 10 में से 7 बचा रहा है, तो 7/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। फिर 15% रिमेनिंग का खर्च कर दे रहा है क्लॉथ्स पे, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 20 में से 3 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 17, तो 17/20 से गुना हो जाएगा। फिर 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन रेंट, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो बचा कितना रहा है, 3/4। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फ्यूल, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बचा कितना रहा है, 4/5, ठीक है। फिर एंड स्टिल सेव्स एन अमाउंट ऑफ ₹5355, तो ये बचा हुआ पैसा ही तो है, ये मैंने सैलरी माना है, मतलब ये मैंने इनकम माना है, उसके बाद ये सब वो बचा रहा है, पहले ये इतना खर्च कर दिया फिर बच गया, इतना खर्च कर दिया फिर बच गया, फिर बच गया, बच गया, बच गया। अब कितना है उसके पास, 5355, 5355 इतना है। अब हमें क्या चाहिए, मंथली इनकम, मतलब एक्स का वैल्यू हमें चाहिए। अब क्या क्या काट रहा है आप देख लो, पहले 7 से काट दो, 7 से, 7 बार, फिर 17 से,
4 से इधर 4 कट जाएगा और 3 से ये जाएगा 15 बार, और 20 गुना 5 इधर 100 हो जाएगा, मतलब इधर 2 जीरो आएगा, तो इधर से मैं 100 काट देता हूँ और एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। तो मेरा आंसर मतलब एक क्या हो जाएगा, 15,000। ये मेरा सैलरी हो जाएगा। बस इतना आसान है, आपको बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है, ठीक है। अब इसका मेथड 2 क्या होगा, वही फ्रैक्शन मेथड, मतलब ये सक्सेसिव है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले क्लास में ऑलरेडी। तो इसका कुछ थ्योरी मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई थ्योरी है ही नहीं, ये सक्सेसिव है, मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका अलग से कोई थ्योरी नहीं है। और रह गया पास और फेल क्वेश्चन का बात, तो उसका थ्योरी मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको करवा दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसका अलग से कुछ थ्योरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन के साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब 30% खर्च कर दे रहा है, मतलब 30% का फ्रैक्शन 3/10, मतलब 10 में से 3 खर्च कर दे रहा है, मतलब 10 से 7। 15% 3/20, मतलब 20 से 17। 20% फिर खर्च कर रहा है, नहीं पहले 25% खर्च कर रहा है, मतलब 1/4, मतलब 4 में से एक खर्च कर रहा है, मतलब 3 बच रहा है। फिर 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब बच कितना रहा है, 5 से 4 बच रहा है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, जैसे 4 से ये जा रहा है 5 बार, और कुछ जा रहा है, और कुछ तो नहीं जा रहा है, तो इधर 25 400, ये आ रहा है 1000, और ये आ रहा है 119 गुना 3, 119 गुना 3। ये इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये सैलरी है, और ये अभी जो मेरे पास पैसा बच गया वो है, तो इसका वैल्यू मुझे दे दिया गया है, मतलब 5355। किसका वैल्यू है, 119 गुना 3। तो मैं इसे और तोड़ सकता हूँ, मतलब 119 17 गुना 7 गुना 3 इसका वैल्यू है, और 1000 का वैल्यू हमें चाहिए, मतलब हमें मंथली इनकम, मतलब मंथली सैलरी का वैल्यू चाहिए। तो 17 से जाएगा ये 3 बार, 1 5, और 21 से ये जाएगा 15 बार, तो ये 15 से 15,000, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेथड 2। कुमार सैलरी इज ₹30,000 per month. He spends 25% of this on food and rent and 20% of the remaining on education. तो रिमेनिंग का बोला गया है, ठीक है, रिमेनिंग का, तो इधर भी सक्सेसिव लगेगा, on education, but he pays 5% of his total salary on paying the income tax and saves ₹8,000 after all these three deductions. What is the amount in rupees available with him after his savings? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इधर अगर पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही काम करता है जहां पर रियल वैल्यू नहीं दिया जाए, मतलब इधर जैसे ₹8,000 का भी मेंशन है, तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर इधर नहीं लगा सकते डायरेक्ट। इधर जैसे सिर्फ परसेंटेज में था, तो हम रिमेनिंग सैलरी या फिर रिमेनिंग पैसे पे हम काम कर रहे थे, कितना पैसा बच गया है अभी, उस पे काम कर रहे थे। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इधर एक एक्चुअल वैल्यू भी दिया गया है, तो इसको हम अलग से करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो सैलरी है वो 30,000 है, he spends 25% of this on food and rent and 20% of the remaining on education। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो मेरा पास बच गया है 3/4। ये मेरा अभी रिमेनिंग सैलरी है, अभी रिमेनिंग जो पैसा है वो है। फिर 20% रिमेनिंग का खर्च कर दे रहा है एडुकेशन पे, मतलब अभी मेरे पास रह गया है 4/5, तो ये मेरे पास रह गया है। तो उसके बाद 8,000 का एक्चुअल वैल्यू जो दिया गया है, तो मैं अभी ये कैलकुलेट करूंगा सिर्फ। तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये जाएगा 6 बार, तो 6,000 और 18,000, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18,000 हो जाएगा। तो मेरे पास अब ये पैसा बचा है। इसके बाद मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा, बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी। अब इधर बोला गया है टोटल सैलरी का, रिमेनिंग का नहीं। बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स एंड सेव्स ₹8,000। तो टोटल सैलरी उसका कितना है, 30,000। 30,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो काट देंगे। 10% मतलब 1/10 होता है, तो 1/10 मतलब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एक जीरो अगर कट जाएगा तो 10,000 होगा 3,000। 3,000 का आधा होगा, मतलब 10% अगर 3,000 है तो 5% 3,000 का आधा होगा, तो 1,500 रुपये मेरा 5% होगा। 1,500 रुपये मेरा
5% होगा, तो ये 1500, ये 1500 भी मैं खर्च कर रहा हूँ, ये 1500 भी मैं क्या कर रहा हूँ, पेइंग ऑन इनकम टैक्स खर्च कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बचा हुआ पैसा था, मतलब 18,000 मेरे पास अभी बच रहा है, मतलब 12,000 तो मैंने पहले ही उड़ा दिया, अब 1500 मैं फिर टैक्स दे रहा हूँ, तो 1500 भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 1500 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 16,500, ये अभी मेरे पास बचा हुआ है। और फिर मैं 8,000 रुपए क्या कर रहा हूँ, 8,000 रुपए सेव कर रहा हूँ, तो मुझे 8,000 भी माइनस करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि 8,000 मैं सेव कर रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज अवेलेबल विथ हिम आफ्टर हिज सेविंग्स, तो 8,000 भी मैं सेव कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा है, तो 8,000 मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास 8,500 बचा हुआ रहेगा। सेविंग के बाद भी मेरे पास 8,500 बचा हुआ रहेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। Geeta purchases an apartment and pays EMI for that. Her monthly income is rupees 80,000. She spends 15% on the education. She spends 15% on the education of her children, 40% on household affairs, spends 10% to GPF. यहाँ पे रिमेनिंग का कुछ नहीं बोला गया है, मतलब ये टोटल में ऐड होगा, तो 15, 40 और 10 जैसे हम ऐड कर सकते हैं। फिर इधर भी 15 है, इसको भी ऐड, टोटल हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इधर रिमेनिंग का कुछ नहीं बोला गया है, टोटल का ही, टोटल में से ये खर्च कर रहा है। सेव्स 15% इन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड पेज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एज EMI। हाउ मच EMI डज शी पे? गीता परचेजेज एन अपार्टमेंट एंड पेज EMI फॉर दैट। हर मंथली इनकम इज रुपीज 80,000, तो 80,000 उसका मंथली इनकम हो गया। शी स्पेंड्स 15% ऑन एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन, 40% ऑन हाउस होल्ड अफेयर्स, तो कितना हो गया, 55 हो गया। सेव्स 10% टू GPF, 65 हो गया। एंड सेव्स 15% ऑन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट, मतलब 80% हो गया। एंड पेज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एज EMI, मतलब 20% जो बच गया, 80% तो इधर हो गया टोटल प्लस करके, तो 100 में से अगर 80% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20%। टोटल इनकम अगर 100 मान ले तो 100 में से 80 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20%। हाउ मच EMI डज शी पे, तो 20 का ही तो बोला गया है अमाउंट एज EMI, बचा हुआ पैसा, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एज EMI, मतलब 20 वो EMI भर रहा है, 20%। तो हाउ मच EMI डज शी पे, मतलब 80,000 का 20% आप निकाल दें, वही तो आंसर आ जाएगा। तो परसेंट से जैसे 2 जीरो कट जाता है, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 1/100 होता है। अब मल्टीप्लाई में जैसे 2 जीरो रहेगा, कुछ भी रहेगा और 2 जीरो रहेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, परसेंट 2 जीरो खा जाता है, ये हमेशा याद रखना, परसेंट 2 जीरो खा लेता है। तो परसेंट से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ, तो बटे 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंट से 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 3 जीरो, मतलब 16,000 वो EMI दे रहा है, ये आंसर हो जाएगा। An employee contributes 10% of their salary to charity. From the remaining amount, 50% is allocated to investments. The rest is divided for food and education in the ratio 6:3. If the expense on education is rupees 3,000, what is the employee's total salary? What is the employee's total salary? तो हम लोग सैलरी को 100 मान लेंगे कि 100 रुपीज उनका सैलरी है, तो कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी टू चैरिटी, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 रुपीज वो चैरिटी कर रहा है, ठीक है, चैरिटी पे दे रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, तो बच कितना गया, रिमेनिंग मतलब 100 में से 10 चला गया तो 90 बच गया, तो 90 में से 50% इज एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो 90 में से 90 का 50% कितना होता है, मतलब आधा, तो 90 का आधा होता है 45, तो 45 वो क्या कर रहा है, एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो 45 इन्वेस्ट कर दे रहा है, और 45 जो बच जा रहा है, मतलब 45 तो इन्वेस्ट कर दे रहा है, 45 इन्वेस्ट करने के बाद और जो 45 मतलब 50% जो बच जा रहा है वो 6:3 के रेशियो में, 6:3 में वो डिवाइड कर रहा है फूड एंड एडुकेशन पे, फूड एंड एडुकेशन पे, ठीक से लिखता हूँ, फूड और एडुकेशन पे खर्च कर रहा है 6:3 के रेशियो पे, किसका, ये 45 को, तो 45 किसका वैल्यू हो गया, 45 टोटल 6 + 3 मतलब 9 का वैल्यू हो गया, तो अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो ये मेरा 30 आ गया, जो कि फूड पे हो गया खर्चा, और 45 डिवाइडेड बाई 9, और अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये 15, ये हो गया एडुकेशन पे खर्चा, ये मेरा फूड का खर्चा हो गया,
ये मेरा एडुकेशन का खर्चा हो गया। ठीक है, अब बोला गया है इफ द एक्सपेंस ऑन एडुकेशन इज ₹3000, तो 3000 मेरा किसका वैल्यू है, 15 का वैल्यू है, क्योंकि एडुकेशन में मेरा 15 रेशियो आया है इधर। तो 3000 वैल्यू किसका है, 3000 वैल्यू है 15 का। और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एम्प्लॉयज टोटल सैलरी, तो सैलरी हमने क्या माना है 100, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वैल्यू दिया जाए वो बटे में जिसका वैल्यू हमें चाहिए वो हमें मल्टीप्लाई करना होगा उससे। तो 15 से ये जाएगा 2 बार 2 जीरो, तो मतलब 20,000 मेरा उस सैलरी आ जाएगा उस पर्सन का। तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। या फिर इसका और भी एक तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन वो तरीका हम इलेक्शन में और ज़्यादा यूज़ में लेंगे। तो अभी अगर वो थोड़ा समझ में कम भी आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ये 6:3 में जो वो डिवाइड कर रहा है जो पैसे को, उसी को हम कुछ मान लेंगे। जैसे इधर अगर 100 मानेंगे तो वो 100 को हम 6:3 में डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम 6 और 3 का सम कितना है 9, तो 9 के मल्टीपल, तो 9 के मल्टीपल में हम 90 मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं, तो मैं 90 मान लूंगा कि 90 वो पैसा है जो वो फूड और एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो 90 को मैं 6 और 3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, 90 को मैं 6 और 3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, तो 90 वैल्यू कितने का हो जाएगा 9 का। तो एक रेशियो का वैल्यू मेरा 10 आ जाएगा, तो मेरा फूड पे खर्चा 60 आ जाएगा और एजुकेशन पे खर्चा 30 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एजुकेशन का खर्चा मुझे यहाँ 3000 दिया गया है एक्चुअल वैल्यू, तो 3000 किसका वैल्यू है, जो मुझे रेशियो में मिला है 30 का वैल्यू है। अब अगर मैं इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू, जो पैसा इधर मेरे पास बचा था फूड एंड एजुकेशन में खर्च करने के लिए। तो मैं इधर 0 से 0 काट दूंगा, 3 से ये 100 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 9000। तो 9000 मेरा क्या है, वो पैसा है जो मेरे पास बच गया था 6:3 में डिवाइड करने के लिए। लेकिन इससे पहले भी मैंने दो जगह खर्च किया है, 50% और 10%। तो मैं वो खर्च करने के बाद मेरे पास 9000 बचा है। तो सैलरी को अगर मैं एक्स मान लूंगा, वहां से मैंने पहला 10% खर्च किया चैरिटी पे, तो मेरे पास बच कितना गया, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 पे एक खर्च कर दिया तो बच गया 9/10। फिर फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 50% खर्च कर दिया इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्ट में कर दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो 2 पे एक खर्च कर दिया, मतलब बचा भी 1/2, मतलब 50% खर्च कर दिया और 50% ही बच गया। तो इसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा है 9000, ये आएगा, यहाँ से मुझे एक्स मिल जाएगा, तो 9 से ये जाएगा पूरा 1000 बार और एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 20,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये अगर आपको कम समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन में हम इसी तरीके का यूज़ और भी करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। इलेक्शन में हम ऐसे बहुत करेंगे क्वेश्चन, तो वह भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आ रहा है पास एंड फेल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि जो पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स है उसे इक्वेट करना होता है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, पासिंग मार्क्स को इक्वेट करना होता है। अगर पासिंग मार्क्स इक्वेट हो जाए तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। तो ये आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। इफ ही scores 50% मार्क्स then he gets 20 marks more than the passing marks. What is the passing marks for the exam? तो हमें पासिंग मार्क्स को इक्वेट करना है, हमें दोनों जगह पे पासिंग मार्क्स लेके आके इक्वेट करना है। राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, मतलब 20% राजीव को मिला है और 25% से फेल हो गया है, सॉरी, और 25 मार्क्स से फेल हो गया है। राजीव को 20% मार्क्स मिला है, राजीव को 20% मार्क्स मिला है और 25 मार्क्स से फेल हो गया है। मतलब मैं अगर राजीव को वो 25 मार्क्स दे दूं तो वो पास हो जाएगा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पासिंग मार्क्स है। फिर बोला गया है इफ ही स्कोर्स 50% मार्क्स, अगर वो 50% मार्क्स स्कोर करता देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो 50% मार्क्स स्कोर करता तो 20 मार्क्स आगे चला जाता पासिंग मार्क्स से। तो अगर मैं ये 20 मार्क्स उससे छीन लूँ तो भी मैं पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाऊंगा, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो मैं इस दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। बस ये है कॉन्सेप्ट,
इस पास एंड फेल वाले क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है। बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 50 से 20 जाएगा तो इधर आ जाएगा 30%, 30% का वैल्यू आ जाएगा 45। ठीक है, 30% का वैल्यू आ जाएगा मेरा 45। अब बोला गया है व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। पासिंग मार्क्स पूछा है, पासिंग परसेंटेज नहीं। तो 45 30 का वैल्यू है। अब 100 का मान पहले निकाल लीजिए, 0 से 0, 3 से ये जाएगा 15 बार, तो 150 मेरा मैक्सिमम मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स मेरा 150 है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स है 20% प्लस 25, ये भी पासिंग मार्क्स है, और 50% माइनस 20, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप 150 का 20% निकाल सकते हैं, 20% मतलब 1/5 से गुना कर सकते हैं, तो वो आएगा 30। 30 में आप अब ये 25 जोड़ सकते हैं, तो वो अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 55। तो ये मेरा आ गया पासिंग मार्क्स। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इधर से भी जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप 150 मतलब जो टोटल मार्क्स है उसका 50% मतलब 1/2 हाफ कर सकते हैं, तो वो कितना आएगा 75। वहां से आप 20 माइनस भी कर सकते हैं। अगर 75 से 20 माइनस करेंगे तो भी आएगा 55। तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं, आंसर दोनों तरफ से 55 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको 100% निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल मार्क्स निकालने की जरूरत आपको नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको पासिंग मार्क्स निकालना है तो आप 20% को ही मार्क्स में बदल सकते हैं। ये परसेंटेज जो है 20%, इसको आप मार्क्स में बदल दीजिए, या फिर जो ये 50% है इसको भी आप परसेंटेज से मार्क्स में बदल दीजिए, फिर उससे 20 माइनस कर सकते हैं, फिर इसको भी 20% को मार्क्स में बदल देने के बाद आप 25 उसमें जोड़ सकते हैं, तो भी मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो आपको फिर ये 100 से गुना करने की जरूरत नहीं होगा, मतलब टोटल मार्क्स निकालने का जरूरत नहीं होगा। तो कैसे होगा ये, जब आपको यहाँ तक मिल गया 30% का मान, जब आपको 45 मिल गया, तब आप क्या कर सकते हैं, आपको 20% का मान एक्चुअल चाहिए कि मार्क्स में कितना है। तो 30% का वैल्यू जब 45 है, तो आप अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बस 20% का वैल्यू अगर 30 है तो 30 जोड़ दीजिए 25 में, तो 30 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इधर से नहीं करना चाहते तो आप इधर से भी कर सकते हैं। 30% का वैल्यू हमें 45 मिल गया था, तो आप 3 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर से 10% का मान कितना आ जाएगा, 15। फिर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का मान कितना आ जाएगा, 75। तो 75 में से 20 फिर से घटा देंगे, 75 में से अगर 20 घटा देंगे तो भी मेरा आंसर 55 आ जाएगा। तो आप बहुत तरीके से ये आंसर तक पहुंच सकते हैं। मेथड 1 मेथड 2 मैंने बता दिया, तो इस तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। तो जॉन ने 20% मार्क्स स्कोर किया है और 10 मार्क्स से फेल हो गया है। मतलब ये 10 मार्क्स अगर मैं जॉन को दे दूं तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स विच आर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। और जैक 35% मार्क्स स्कोर किया है और 20 मार्क्स ज्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से। तो उससे अगर मैं ये 20 मार्क्स छीन लूं तो भी मैं पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाऊंगा। और दोनों ने एक ही एग्जाम दिया है तो ये पासिंग मार्क्स दोनों का सेम ही होगा। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये सेम है। अब बोला गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। वो वाला था पासिंग मार्क्स, परसेंटेज नहीं था, मार्क्स में था। पासिंग मार्क्स निकालने का क्वेश्चन था ये। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है आपको पासिंग परसेंटेज निकालना होगा। ऑप्शन सारे परसेंटेज में है, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो इसको भी मैं दो मेथड से दिखाऊंगा, दो मेथड करके बताऊंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये सॉल्व कीजिए। 15% का वैल्यू आ जाएगा इधर 30। 15% का वैल्यू अगर 30 आ जाएगा तो हमें 20% प्लस 10 का वैल्यू चाहिए। ये मेरा पासिंग मार्क्स है। तो 15% अगर 30 आ जाएगा तो 30 15% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू मतलब मैक्सिमम मार्क्स।
मैक्सिमम मार्क्स हमें चाहिए पहले, तो हम क्या करेंगे, 15 से ये 2 बार, मैक्सिमम मार्क्स 200 आ गया। अब 200 का आप तो कर सकते हैं 20% पहले निकाल लीजिए, मतलब 1/5 से गुना कर दीजिए, 1/5 से गुना कर दीजिए, तो 5 से ये जाएगा 40 बार, और 40 में 10 जोड़ दीजिए, मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 40 में अगर 10 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हो गया 50। अब ये 50 200 का कितना परसेंट है, 50 200 का कितना परसेंट है, 25% है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, 25% पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आप, मैंने इधर से किया है, आप इधर से भी कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 इसका क्या हो सकता है, सॉरी पूरा क्यों मिटा रहा हूँ। मेथड 2 का आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे मिल गया है 15% इक्वल टू 30। अब मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो मैं ये 10 को परसेंटेज में बदल दूंगा और 20% के साथ ऐड कर दूंगा, या फिर मैं इस 20 को परसेंटेज में बदल दूंगा और 35% से वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। तो वो कैसे करूँ, तो 15% इक्वल टू 30 है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 30 का वैल्यू 15% है। अगर दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में। तो 30 का वैल्यू अगर 15% है तो 10 का वैल्यू 5% है, तो 10 का वैल्यू 10 की जगह मैं 5% लिख सकता हूँ, तो 20% प्लस 5% तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। आप इधर से भी कर सकते हैं, 10 का वैल्यू अगर 5% है तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 का वैल्यू मेरा 10% हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो 20 का वैल्यू मेरा 10% है, तो इधर 10% मैं लिख सकता हूँ, तो 35% से अगर 10% में माइनस करूँ तो भी मेरा आंसर 25% आ जाएगा। यहाँ से भी मेरा पासिंग परसेंटेज 25% ही आएगा। ये हो गया मेथड 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। R targets to score 85% marks in exams. He scores 450 marks and missed the target by 35%. How much increment in percentage should be there in his scored marks to meet the target? तो एक बात अभी अब मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर लीजिए कि हमें अगर कोई मान परसेंटेज में दिया जाए और आंसर में भी अगर परसेंटेज में पूछे और वहाँ कोई रियल वैल्यू दिया जाए तो उसका कोई काम नहीं है, रियल वैल्यू के बिना भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इधर 450 का कोई काम नहीं है, यूजलेस है। 85% मार्क्स आर टारगेट कर रहा है और वो मिस कर गया 35% से। ठीक है, मतलब मैं अगर 100 मान लूँ एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स, तो आर 85 लाना चाहता है, लेकिन वो 35% से चूक गया, मिस द टारगेट बाय 35%, मतलब वो लाया कितना, 50, लाया कितना, 50। क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला गया है, वो टारगेट करा था 85% मार्क्स, मतलब अगर 100 मेरा मैक्सिमम मार्क्स है तो वो 85 टारगेट किया था, लेकिन वो 35% से मिस कर गया टारगेट को। आर टारगेट किया था 85% मार्क्स, 100 का 85% 85 होता है, तो वो 85 मार्क्स टारगेट किया था, लेकिन 35% से वो चूक गया। 100 का 35% 35 होता है, तो 85 माइनस 35 मतलब 50 वो लाया है। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर्ड मार्क्स, मतलब 50 से और कितना मार्क्स वो इंक्रीज करे टू मीट द टारगेट, मतलब 50 से 85 जाने के लिए उसे कितना और मार्क्स इंक्रीज करना होगा, तो 35 ही इंक्रीज करना होगा, किसके ऊपर, 50 के ऊपर, क्योंकि वो तो 50 ही लाया है, इंटू 100, तो ये 2 बार, तो 70% मार्क्स उसको इंक्रीज करना होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में गलत करके आएंगे और आए हैं भी। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% more marks than B obtained 20% more marks than C, and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 272 more marks than C, then the marks obtained by B is। यहाँ पे आप एक चीज फॉलो कीजिए कि डी के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, ए और सी का रिलेशन मुझे दिया गया है कि ए 272 मोर मार्क्स सी से स्कोर कर रहा है और मार्क्स किसका पूछा गया है, बी का, तो डी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो मैं ये वाला सी और डी वाला जो रिलेशन मुझे दिया गया है
मुझे इसका भी कोई काम नहीं है। सी और डी वाला रिलेशन जो दिया गया है मुझे इसका भी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यूज में नहीं लूंगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे, वो इसको भी यूज में ले लेंगे सी और डी वाला जो रिलेशन दिया गया है, और वो लंबा कर देंगे ये क्वेश्चन। उनका लंबा जाएगा क्वेश्चन, टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें बस ए बी सी पे काम करना है, क्योंकि ए और सी का रिलेशन दिया गया है, बी पूछा गया है, डी क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, डी का काम ही नहीं लिया गया। तो हम ये सी और डी वाला स्टेटमेंट क्यों इन्वॉल्व करें, करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो बस हम ए और बी और सी का रिलेशन निकालेंगे। तो ए और बी में क्या संबंध दिया गया है, ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो बी अगर 10 मार्क्स लाया है तो ए लाएगा 11, एक ज्यादा। बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो सी अगर 5 लाया है तो बी लाया है 6। सी अगर 5 लाया है तो बी लाया है 6। और मुझे क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी अगर मुझे चाहिए, ए इज टू बी इज टू सी अगर चाहिए, तो बी कॉमन है, तो बी का दोनों से गुना और लास्ट का लास्ट से गुना। तो 6 का दोनों से गुना और लास्ट का लास्ट से गुना। तो 66, 60 और 50, ये मेरा ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। आप फिर से काट सकते हैं, ये 33 आएगा, ये 30 आएगा और ये 25 आएगा। अब बोला गया है ए और सी का डिफरेंस 272 है, तो इधर कितना है 8। तो 272 मेरा 8 का वैल्यू है, और बी का वैल्यू पूछा गया है मतलब 30। तो 8 से ये जाएगा 3 बार, फिर 4 बार, मतलब ये मेरा आंसर आ रहा है 0 1020। मतलब बी कितना स्कोर किया है 1020, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डी को भी हम इन्वॉल्व कर दे तो ये क्वेश्चन और भी लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्ट अप्रोच है। In a competitive exam, the minimum qualifying percentages for category A and category B jobs are 25% and 45% respectively. कैटेगरी ए के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है 25%, और कैटेगरी बी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है 45%। पहले लिख लेते हैं। ए कैंडिडेट स्कोर्ड 83 मार्क्स एंड फेल टू गेट ए कैटेगरी बी जॉब बाई 25 मार्क्स। 83 मार्क्स कैंडिडेट ने एक स्कोर किया है और 25 मार्क्स से वो फेल कर गया है, मतलब और 25 मार्क्स अगर उसको दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। यहाँ पे 83% नहीं बोला गया है। अब अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़िए। ए कैंडिडेट स्कोर्ड 83 मार्क्स एंड फेल टू गेट ए कैटेगरी बी जॉब बाय 25 मार्क्स, दोनों मार्क्स है। तो 83 में 25 प्लस होगा तो मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा बी कैटेगरी के लिए। तो कितना आ रहा है 108। तो 108 मेरा पासिंग मार्क्स है बी कैटेगरी के लिए। तो 108 जो मेरा पासिंग मार्क्स है वो बी कैटेगरी के लिए है, तो वो 45% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि बी कैटेगरी का पासिंग मार्क्स है 45%। और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू सिक्योर ए कैटेगरी ए जॉब, मतलब ए कैटेगरी का पासिंग मार्क्स कितना है वो पूछा गया है। तो ए कैटेगरी का पासिंग मार्क्स परसेंटेज कितना है 25%। तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वैल्यू पूछा जाए वो डिवाइड में, और जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है उससे करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 108 45 का वैल्यू है और 25 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 9 से जाएगा ये 5 बार, 9 से जाएगा ये 12 बार, 5 से फिर 5 बार, तो 12 इंटू 5 60। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। In a competitive exam with 120 questions, there are 3 sections: math 20 questions, मैथ का 20 क्वेश्चन है, हिंदी 50 क्वेश्चंस, हिंदी का 50 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड साइंस 50 क्वेश्चंस, साइंस का 50 क्वेश्चन है। तो 50 50 100 20 120 क्वेश्चन हो गया मेरा। ए कैंडिडेट आंसर्ड 70% ऑफ मैथ, 70% क्वेश्चन मैथ का। 20 का 70% कितना होगा, आप ऐसे कर सकते हो 20 का 70%, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो गायब, तो 14 डायरेक्ट, मतलब ये मुंह जबानी हो सकता है। 20 का 70% सादुनी 14 ऑफ मैथ, 60% ऑफ हिंदी मतलब 30, 5 इंटू 6 30, 0 तो कट जाएगा परसेंटेज के कारण। एंड 60% ऑफ साइंस क्वेश्चंस करेक्टली, ये भी आएगा 30, ठीक है।
ये आंसर्ड क्वेश्चन है तो मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन आंसर्ड हो गया, 30 30 60 14, 74 क्वेश्चन मेरा आंसर्ड हो गया 120 में से। फिर क्या बोला गया है, इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 80%, हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू पास। तो 80% हमें स्कोर करना है पास करने के लिए, मिनिमम पासिंग स्कोर इज 80%। तो फिर 74 तो वो राइट कर दिया है, 74 तो वो करेक्टली आंसर कर दिया है, और कितना स्कोर मतलब और कितना क्वेश्चन उसे सही करना होगा। तो हमें बस कुछ नहीं करना, 120 क्वेश्चन का 80% निकाल लेना है। तो 120 का 80% मतलब 4/5 करना है। तो 4/5 मतलब 5 से 120 24 बार, और ये 96, बस 74 तो उसने कर दिया है। और 96 करने में कितना बाकी है, 96 में से 74 घटा दो तो मेरा आएगा 22। तो 22 क्वेश्चन और उसे करना होगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, इफ ए सम ऑफ रुपीज 5,000 इज टेकन, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इज टेकन एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years, एंड अनदर सम ऑफ रुपीज 8,000 इज टेकन एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 4 years, द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड इज। दोनों इंटरेस्ट का हमें पॉजिटिव डिफरेंस बताना है बस। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला हमें लगा देना है और फिर डिफरेंस लेना है। तो 5,000 का मेरा प्रिंसिपल है 5,000, मेरा रेट है 15% और टाइम है 3 साल। इसका मुझे पहले इंटरेस्ट निकालना है, 0,0,0,0 कट जाएगा तो ये 15 × 45 × 5 225 और 0 ये आ रहा है। पहला जो प्रिंसिपल है इस ये वाले का मेरा इंटरेस्ट ये आ रहा है, और दूसरा मेरा प्रिंसिपल है 8,000, इसका इंटरेस्ट निकालो। 8,000 इसका 12% के हिसाब से 4 साल में कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 0,0,0,0 48 × 8, 48 × 8 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस चाहिए हमें, वही आंसर हो जाएगा। आप इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3840 पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए ना, 3840 से 2250 माइनस करने को बोला है, तो ये 0 ये 9, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस पे एकदम पैनी निगाह होनी चाहिए, बहुत अच्छे से ऑप्शन देखा होना चाहिए। तो 0 9 देखते ही मैंने मार दिया, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी करना चाहते हो तो 01590 ये मेरा आंसर हो गया। तो ये तो मेथड 1 हो गया। और मेथड 2 और आसानी से और जल्दी से इसको आप कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ, मतलब लगेगा तो फॉर्मूला ही एक्चुअली वो भी फॉर्मूला का ही मतलब फॉर्मूला उसी से बना है, लेकिन उसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मेथड 2 है। तो मेरा 5,000 का 15% के हिसाब से 3 साल मतलब 5,000 का 45% का रेट अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5,000 का 45% कितना होगा, 5% 1/20 होता है फ्रैक्शन, तो 45% 9 गुना मतलब 9/20। तो 5,000 का अगर 9/20 मैं निकाल दूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये जाएगा 250, और 25 9 225 और 0 ये डायरेक्ट आ गया ना, कितना जल्दी मेरा इंटरेस्ट आ गया। और 8,000 का कितना परसेंट निकालना होगा, 12% 4 साल के हिसाब से मतलब 48%, 4% का फ्रैक्शन 1/25, 48 12 गुना तो 12/25, तो 12/25, 25 से 3 बार फिर 2 बार 0। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, जल्दी आ गया। दो इंटरेस्ट कितना जल्दी आ गया। अब माइनस करो, बस माइनस ही तो करना है, यूनिट डिजिट चेक कर लो तो आंसर आ गया मेरा, ये जल्दी हो जाएगा। The average of 7 consecutive numbers is 95. Find the middle number in the series
ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये ऑज हो गया, ऑफ होगा ऑफ, सॉरी गाइस एक्चुअली पीछे इन्वर्टर चार्ज होने लग गया था तो उसकी का आवाज आ रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑफ होगा। तो 7 नंबर हमें मानना है, कैसे मान सकते हैं, बीच का नंबर तो ए मान लो, सबसे आसान। फिर 3 नंबर इधर मानना है, 3 नंबर इधर मानना है। आप ऐसे भी मान सकते हो, ए कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो A+1, A+2, A+3 ऐसे भी मान सकते हो, फिर A+6 तक, लेकिन ऐसे मानना नहीं है, ये बच्चे मानते हैं। तो बीच का नंबर ए मान लो, फिर A+1, फिर A+2, फिर A+3, ये हो गया 4 नंबर। और इधर मान लो A-1, A-2, A-3, हो गया 7 नंबर। ऐसे क्यों माना मैंने, वो मानते तो क्या गलत हो जाता, क्या मतलब ये हो जाता, दुनिया इधर उधर हो जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें मानने से आपका क्या फायदा है कि जब आप इसको जोड़ोगे, एवरेज मतलब क्या, टोटल बटा नंबर, टोटल सम बटा क्वांटिटी, तो आपको ये सबको जोड़ना है। जब ये जोड़ोगे तो -3 से +3 ये कट जाएगा, -2 से +2 ये कट जाएगा, -1 से +1 ये कट जाएगा, तो बचेगा बस 7A। 7 क्वांटिटीज है, मतलब 7A है, तो ये 7A हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, बटे में क्वांटिटीज आता है, तो 7 क्वांटिटीज है तो बटे में 7 आएगा। तो 7A/7 इज इक्वल टू, एवरेज मेरा क्या दिया गया है, 95। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ए भी मेरा क्या होगा, 95। तो 95 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन आपको याद रखना है कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। 7 नंबर है तो देखो इस तरफ भी 3 नंबर, इस तरफ भी 3 नंबर, मिडिल नंबर क्या है, एवरेज, मिडिल नंबर क्या है, एवरेज। तो हमेशा याद रखना है कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो इधर आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 95। एवरेज 95 मतलब मिडिल नंबर 95। और आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द मिडिल नंबर, फाइंड द मिडिल नंबर इन द सीरीज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 95 ही होगा ऑब्वियसली, तो 95 ही होगा वो भी। तो आपको इस क्वेश्चन में हाथ भी नहीं लगाना था, क्वेश्चन पेपर में, मतलब सॉरी रफ, मतलब जो आपको रफ शीट मिलेगा, या फिर आप जब ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको वो पेपर में हाथ भी नहीं लगाना था, कुछ नहीं करना था। आपको एवरेज दे दिया गया है 95, मिडिल नंबर पूछा है, बस 95 हो गया आंसर। अनीता एंड आनंद कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो अनीता अनीता 12 दिन में काम कर सकता है, और आनंद 18 दिन में काम कर सकता है। दे अंडरटुक टू कंप्लीट दैट वर्क फॉर 48,000। वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ अरुण दे कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। तो फिर अनीता, अनी, अनंत, तो अना लिखता हूं मैं, और ये अरुण मिलके 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल वर्क 12, 18, 6 का एलसीएम 36। तो ये 3 एफिशिएंसी आ जाएगा, ये 2 और ये 6। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ अनीता एंड आनंद। तो अनीता और आनंद का एक साथ कितना पैसा वो लेगा, वो हमें निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहले अनीता का एफिशिएंसी है 3, ठीक है, आनंद का एफिशिएंसी है 2, तो 3 2 5 हो गया। और अनीता, आनंद और अरुण का तीनों का मिला के है 6। तो अरुण का कितना होगा, अनी का है जब 3, अना का है जब 2, तो अरुण का जाहिर सी बात है एक ही होगा, तीनों का मिला के अगर 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसका एक ही होगा। ठीक है। और ऐसे भी नहीं करना है हमें, हमें तो तीनों का ऐसे भी दिख रहा है कि 6 है, और यहाँ टाइम कुछ नहीं दिया गया है, मतलब टाइम सेम है, तीनों का टाइम सेम है। तो 48,000 हम एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। तीनों का एफिशिएंसी कितना है मिला के 6, तो 48,000 6 का वैल्यू है। हमें चाहिए किसका, अनीता और अनंत का एक साथ। तो आप 3 और 2 5 यहाँ से देख लो, या फिर 3 और 2 5 यहाँ से देख लो, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 6 से ही जाएगा 8 बार, 3 0, और ये हो जाएगा 40,000।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 years इज ₹981। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट सक्सेसिव की तरह बढ़ता है, तो परसेंटेज का जो हमने पढ़ा है अभी तक वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा और वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। तो इधर भी सक्सेसिव लगता है। 2 years का हमें 18% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, मतलब इधर सक्सेसिव लगेगा। तो 18 का सक्सेसिव 2 साल का 18 + 18 + 18 × 18 मैंने A+B+A × B/100 वाला फॉर्मूला लगाया है बस। तो ये हो जाएगा 36 + 18 का स्क्वायर 324/100 मतलब 3.24। ठीक है, मतलब 39.24 इतना परसेंट मेरा आएगा सक्सेसिव इंटरेस्ट रेशियो। तो इतना परसेंट का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा और वो वैल्यू दिया गया है 981, मतलब 981 वैल्यू किसका है? 39.24 का वैल्यू है, इतना परसेंटेज का वैल्यू है। और हमें सम पूछा गया है, सम होता है 100%, तो 100 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो पॉइंट से 2 0 आ जाएगा। अब 4 से काटो, 4 से ये जाएगा 9 बार, 36 8 बार और 1 बार, और 4 से इधर जाएगा 2500। तो 981 से 981 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2500। यही मेरा सम हो जाएगा। इतना आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो इफेक्टिव रेट अगर मुझे मिल जाएगा, मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सक्सेसिव हर जगह काम आएगा, परसेंटेज में, एसआई सीआई में, एसआई में कम आएगा, सीआई में ज़्यादा आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं परसेंटेज जो पढ़ा रहा हूँ ये बेस है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक बात, मैंने इधर जो किया है 18 + 18 + 18 × 18/100, इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर सेम वैल्यू हो, मतलब ए हो, A% का अगर मुझे इफेक्टिव रेट चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2A + A² 100। तो मैं 18 का अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे 18 + 18 + 18 × 18/100 नहीं करना है, बस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 + 18 का स्क्वायर मतलब 324/100। तो ऐसे निकल आएगा 36 + 3.24, तो ये आएगा डायरेक्ट 39.24। मुझे फॉर्मूला में आपको लगा के दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया, वरना इसका फॉर्मूला होता है 2A + A² 100। फॉर्मूला क्यों नहीं बताया मैंने परसेंटेज में? क्योंकि फॉर्मूला ये रटना और एक बर्डन हो जाएगा आपके लिए, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:5। if 10 boys leave the class and 20 new girls join the class, then the new ratio of boys and girls in the class becomes 4:25। what is the number of boys in the class now? तो बेसिक अगर एकदम देखें तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 2:5, तो हम इसे 2x और 5x मान सकते हैं, तो ये रियल वैल्यू हो जाएगा। तो बॉयज में क्या हो रहा है, 10 लड़के क्लास छोड़ के जा रहे हैं, और गर्ल्स में क्या हो रहा है, 20 लड़कियां क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो रेशियो हो जा रहा है मेरा 4/25, मतलब 4:25। अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 50x - 250, और ये आ जाएगा 20x + 80। तो ये मेरा आ रहा है 30x = 330। 0 से 0, तो x = 3 से 11 बार। ये x का मान आया है, आंसर मेरा नहीं निकला है। मुझे बॉयज चाहिए, तो 2x का मान चाहिए, मतलब 2 × 11 22 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा बॉयज का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 अगर देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ लड़के आ रहे हैं, सॉरी कुछ लड़के जा रहे हैं और कुछ लड़कियां आ रहे हैं, तो इधर क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। तो कैसे? बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:5, ये इनिशियल रेशियो है। बाद का रेशियो क्या है? 4:25। अब यहाँ से 10 लड़के तो जा रहे हैं और 20 लड़कियां आ रहे हैं, तो पहले तो हम ऐसे गुना करेंगे, 25 दूनी 50 और 5 × 4 20। तो 50 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 30। तो 30 रेशियो का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये
20 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और 50 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब 250 में से 80 माइनस होगा या फिर दोनों प्लस होगा, तो इन दोनों प्लस होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों साइन अगर अलग हो तो प्लस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप रेशियो में सीखोगे, अभी मैं ये नहीं बताने वाला। तो ये मेरा आएगा 80 प्लस 250, तो 80 प्लस 250 मेरा आएगा 330। तो 30 रेशियो का वैल्यू मेरा आएगा 330। तो 330 का वैल्यू है 30 और हमें चाहिए बॉयज कितने हैं, मतलब 2 रेशियो का वैल्यू। तो 0 से 0, 3 से 11 बार इज इक्वल टू 22। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।